एग्ज़ाम में ऐसे का नाम लिखना है, ऐसे का नंबर लिखना है या नहीं लिखना है, मार्क्स किन चीज़ों के अलॉट होते हैं, कीवर्ड्स को हाइलाइट करना है या नहीं करना है, सारी चीज़ों का मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। मेक श्योर यू आर लाइकिंग दिस वीडियो सो दैट इट रीचेस टू मासेस। सो पेपर राइटिंग टिप्स में मैं आपको छोटे-छोटे पॉइंटर्स बोलूँगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखो, आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड मत करो, कंपल्सरी है, पता ही है कंपल्सरी है, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा-सा ट्रिकी भी होता है। मैंने जब मॉक टेस्ट पेपर लिया था उसमें भी ट्रिकी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 को रीड मत करो, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक रीड करने की कोशिश करो। आपको डिसाइड करना है 15 मिनट में अपन को कौन से क्वेश्चंस बेस्ट चूज़ करने हैं। अब क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या है? आपको एग्जाम में 6-6, 7-7, 8-8 लाइन की केस स्टडीज देखने को मिलेगी, नॉर्मल है। वो केस स्टडी आपको दिखती खतरनाक है पर होती नहीं है। आपको क्या करना है, उसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। लास्ट की जो 2 लाइन दे रखी है उस रिक्वायरमेंट को ढंग से पढ़ो। वहीं पे सोचो यार ये कौन से टॉपिक का चैप्टर, ये कौन से टॉपिक में से पूछा गया है, कौन से चैप्टर है, स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन है, ऐसे 230 का क्वेश्चन है, 530 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। उसके बाद में पूरा क्वेश्चन वापस पढ़ो। पूरा क्वेश्चन वापस पढ़ने से क्या होगा, आपको ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट में रिक्वायरमेंट एक दे रखी हो और बीच में भी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट दे रखी हो, वो भी पता पड़ जाएगी। साथ के साथ में जो आपका एक थॉट प्रोसेस गया ना, उसके बेसिस पे आप पूरे क्वेश्चन को रीड करोगे, आपको बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछने की क्या कोशिश करी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको पता पड़ गया कि हाँ भाई ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। आपको बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट लिखने हैं। बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट लिखने हैं, मतलब सपोज करो अगर 5 पॉइंट आपके उस कंटेंट में है, आपको वो 5 एज़ इट इज़ लिखने हैं, ना कम ना ज़्यादा। आप वो 5 पॉइंट लिखोगे, आपको 5 में से 5 नंबर अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, बट होता है ना कि एग्ज़ाम में हम लिखने जाएंगे, सपोज करो 5 में से आपको 3 पॉइंट याद आ गए, बाकी के पॉइंट याद नहीं आ रहे। तो बस थोड़ी सी अप्रोच स्मार्ट रखना। 3 पॉइंट आपने बिल्कुल स्पेसिफिक लिख दिए, बहुत बढ़िया काम कर दिया, 3 नंबर वहाँ मिल गए आपको। अब 2 पॉइंट के लिए क्या करो, आपको याद नहीं आ रहा ना, तो आपको ये सोचना है कि बस मैं एग्ज़ाम के पास में, एग्ज़ामिनर के पास में जो की पड़ी होगी उसके आस-पास कैसे पहुँच जाऊँ। ठीक है? उस अप्रोच से चलो। अब व्हाट यू कैन डू, सपोज़ करो आप बिल्कुल ब्लैंक हो, तो जैसे ऑडिट में कीवर्ड्स होते हैं ना, मटेरियल में स्टेटमेंट, रिस्क और मटेरियल में स्टेटमेंट, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स ऑपरेशन, ठीक है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन। आप इन कीवर्ड्स को यूज़ करके उन 2 पॉइंट को बनाने की कोशिश करो विथ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली। अगर आप बिल्कुल ही इधर-उधर चले गए तो नंबर नहीं मिलेगा, पर बिल्कुल पास में पहुँच गए ना तो नंबर मिल सकता है। तो इस छोटे से टिप को, इस स्मार्ट टिप को बिल्कुल फॉलो करना। अच्छा, जैसे आप एक पॉइंट लिख दो, अगर ट्राई टू लीव लाइन, इसका कोई नंबर वंबर नहीं होता पर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बेटर लगता है। हाँ, अच्छा अब सुनो, क्या ऐसे नंबर ऐसे नेम के मार्क्स मिलते हैं? आंसर इज नो। इंस्टीट्यूट सी इंटरमीडिएट में पर्टिकुलरली ऐसे नंबर, ऐसे का नाम आप लिख रहे हो, उसका कोई नंबर नहीं मिलता, तो इसके लिए लोड मत लेना। हाँ तुम्हें आता है लिख दो, पर इसके कोई नंबर नहीं मिलते, ठीक है? अच्छा, कारो क्लॉजेज, कारो के जो क्लॉजेज है वो रेफरेंस लिखेंगे तो क्या नंबर मिलेगा? आंसर इज नो, उसके भी नंबर नहीं मिलते। उसके भी नंबर नहीं मिलते। आपको शायद कोई बोलेगा कि ये लिखो लिखो लिखो, इसका एक नंबर मिलता है, कोई नंबर नहीं मिलते इसके। ठीक है, तो स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ कि अगर ध्यान है तो लिख देना, अदरवाइज इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, हमने सुना है कीवर्ड्स हाईलाइट करने होते हैं, हम एग्जाम में इस पे भी फोकस करें क्या? देखो तुम्हारे पास में टाइम है, तुम कर दो, पर इन चीज़ों के भी नंबर नहीं होते। अभी तुम्हें बताया गया है कि कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, कलर वो कर दो, अंडरलाइन कर दो। ठीक है, देखो यार, इफ़ यू थिंक लॉजिकली, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने ये मार्किंग स्कीम नहीं बना रखी होगी अपनी कि भाई वो हाईलाइट करेगा ना, अंडरलाइन करेगा ना, तो मैं उसको नंबर दूंगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होता है। आप बिल्कुल जो आंसर लिखोगे उससे हो जाता है। कीवर्ड्स लाइन वाइन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कीवर्ड्स हालांकि कहीं डिफाइन भी नहीं कि कीवर्ड क्या है, समझ रहे हो? तो ये सब फालतू चीज़ों का टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लोग बोलेंगे, मैं नहीं बोलता, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो चीज़ है वो है जो है, मैं बहुत लॉजिकल वे में बताता हूँ, क्योंकि भाई इतने सारे बच्चों की कॉपीज़ देखते हैं ना, पता पड़ जाता है क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है सर। अच्छा, फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखना है क्या? मेरी बात को सुनो, आपको फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन को एक ही पैराग्राफ में लिखना है, अलग से फैक्ट ऑफ द केस की हेडिंग नहीं डालनी, इसके नंबर नहीं होते। ठीक है, कंक्लूजन के बिल्कुल नंबर होते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में कंक्लूजन का एक नंबर होता है। तो आप क्या करो, कंक्लूजन की हेडिंग डालो। कंक्लूजन को बेटर ड्राफ्ट करने के लिए मैं बोलता हूँ फैक्ट ऑफ द केस को बिल्कुल समराइज वे में एक्सप्लेन करते हुए अपना कंक्लूजन को ड्राफ्ट करो।
उसका 1 नंबर बिल्कुल मिलता है। तो ये अपन को करना ही करना है, बट तरीका समझो, स्मार्टली समझो। आपको फैक्ट ऑफ द केस हेडिंग नहीं लिखनी है, आपको लिखनी हेडिंग कंक्लूजन ही है, उसमें फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन को बढ़िया तरीके से ड्राफ्ट करना है फॉर 1 नंबर। ठीक है, डन। अच्छा, अभी एक और जो बहुत कॉमन डाउट आता है आपका, सपोज कर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कोई टॉपिक आया कि लेट्स से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की राइट एंड ऑब्लिगेशन से रिलेटेड प्रोसीजर दे दे। 4 नंबर का क्वेश्चन आया, जो मैंने टॉपिक बोला है उसमें बुक में टोटल मिला के 5 पॉइंट है। अगर आपने 4 भी सही लिख दी ना, इंस्टीट्यूट आपको नंबर पूरे देता है। ठीक है, अब इस चीज को समझो। आप क्या करो, यहाँ पे 5 लिखो। अगर 5 आते हैं, देखो अगर नहीं आते तो एक अलग केस हो गया, पर आते ना तो पूरे लिख दो। क्यों? क्योंकि सपोज करो कोई एक ऐसा पॉइंट हो गया जिसमें आप सही से नहीं लिख पाए, मैच नहीं करा, तो वो नंबर नहीं मिलेगा ना। तो ऑन अ सेफर साइड आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दो। बट मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, जैसे सपोज करो कोई टॉपिक हो गया, जैसे लास्ट टाइम आया था एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट, 9 पॉइंट है उसके, बच्चे ने अगर 5 भी सही लिखे ना तो उसको 5 नंबर मिले हुए थे। तो ये छोटी सी टिप है, आप ज्यादा लिख दो, इट इज गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर ये चीज अपन को पता होनी चाहिए, आप ज्यादा लिख दो। अच्छा, आप कुछ भी इधर उधर की स्टोरियां लिखोगे, ये लिखोगे, वो लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपका कंटेंट है आपको उसी पे स्टिक रहना है। फोकस ऑन क्वालिटेटिव आंसर रादर देन क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये दिमाग में सोचना कि सर इसके तो 4 पॉइंट ही है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, हमको और भी ज्ञान लेना पड़ेगा। नहीं, इंस्टीट्यूट को वो 4 पॉइंट ही चाहिए, तुमने वो 4 पॉइंट लिख दिए, 4 नंबर मिल गए। समझा? हाँ सर। अच्छा, अब मैंने ये तुम्हें पॉइंट बता दिए, लीव लाइन, नो मार्क्स ये बता दिया, फैक्ट ऑफ द केस बता दिया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। हमको पेपर कैसे स्टार्ट करना है? हमको डिस्क्रिप्टिव से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सबसे पहले रीड नहीं करोगे, आप क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक करो। उसमें से चूज करो कि कौन से आपको है ना, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि बेस्ट 2 कौन से आते हैं, ताकि अपन को ये पता हो जाए कि हाँ भाई अपन को ये क्वेश्चन 2 सबसे पहले करना है। देखो इंप्रेशन का फर्क पड़ता है ना। अभी शुरुआत के 2 क्वेश्चन जो सबसे पहले आते हैं ना उसको डिसाइड कर लो, फिर बाकी के क्वेश्चंस को आप डिसाइड कर लो। अच्छा, अब यहाँ पे प्लीज मेक श्योर कि आप सपोज करो कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो वहां पे क्वेश्चन नंबर डालो भाई। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 2 डालो, इसका ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एक साथ करो। इतना एग्जामिनर को परेशान मत करो, इसका ये साथ एक साथ करो भाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ तो उसके सारे पार्ट्स एक जगह करो। सर हमको ए आता है, बी आता है, सी नहीं आता। मैंने कहा सी के लिए पूरा 1 पेज छोड़ना, क्या दिक्कत की बात है? पूरा 1 पेज छोड़, चल 2 पेज छोड़ दे, अरे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। समझे क्या भाई? समझे? अब मेरी बात को सुनो। 1 घंटा 40 मिनट में तुम्हें दे रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव के लिए। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, 25 मिनट का टारगेट लेके चलना है। 25 मिनट में अपन को एक की स्टडी करनी है। हाँ, हो सकता है तुम्हें 30 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एक टेंटेटिव माइंड में लेके चलेंगे तो अपन अच्छे से प्लानिंग करके चलेंगे तो एग्जीक्यूशन बेटर होगा। तो 25 मिनट एक केस स्टडी का करोगे। आपका टारगेट होना चाहिए 1 घंटा 40 मिनट में 4 केस स्टडी अपन को पूरी बढ़िया तरीके से करनी है। अच्छा, 4 नहीं हो पाए तो एटलीस्ट 3 तो मिनिमम साइड पे करनी ही करनी है। जैसे ही 1 घंटा 40 मिनट हो जाए, आपको डिस्क्रिप्टिव को रखना है भाई, रुक जा भाई तू, अब आएंगे हम एमसीक्यू पे। और एमसीक्यू को भाई आपको प्रॉपर तरीके से 50 मिनट्स देने हैं। प्रॉपर तरीके से 50 मिनट्स देने हैं, जहां पे आप 3 केस स्टडी आएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आप एमसीक्यू के लिए इस तरीके से अप्रोच करोगे, 15 मिनट की केस स्टडीज का टारगेट करोगे। अच्छा, एमसीक्यू में भी हमेशा पहले रिक्वायरमेंट पढ़ोगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, अच्छा यार ये इससे रिलेटेड एमसीक्यू है। ठीक है, पर सुनना, आपको दिखेगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन, बट ऑन अ सेफर साइड पूरी केस स्टडी अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो आपको दिख सकता है कि अच्छा ये क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट है, मैं बिना केस स्टडी पढ़े भी कर सकता हूँ। आप ठीक है, बट टाइम मिल रहा है ना, करो प्रॉपर केस स्टडी पढ़ना। ठीक है, पहले क्वेश्चन फिर केस स्टडी, ताकि आपका दिमाग उस एंगल से चले, और उसके बाद में आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चन मिलता है आप बाकी का पूरा पेपर कंप्लीट करोगे। ठीक है, सो ये प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शन है मेरे, एज इट इज़ फॉलो करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, जो बोल रहा हूँ वर्ड टू वर्ड फॉलो करना। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने का टेंशन मत लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बोला जाएगा पर नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, रिक्वायरमेंट को पहले पढ़ना है, ये चीज़ भाई बार बार अपने दिमाग में फिट कर लो। इसी तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, कोई दूसरी अप्रोच आपको करनी ही नहीं है, इससे काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाइड लगेगी एग्जाम में। अच्छा, एक और छोटी सी टिप, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अगर नहीं आते तो सरप्राइज मिलेगा, पर आएंगे। आप एक बार जब पेपर देखोगे, हो सकता है कि अपन थोड़े से नर्वस हुए, सर हमको तो याद ही नहीं आ रहा, हमको तो याद ही नहीं आ रहा, हमको तो याद ही नहीं आ रहा, ऐसा फील हो सकता है आपको।
ठीक है, नॉर्मल है, बहुत सारे बच्चों के साथ में ऐसा हो जाता है। खुद को काम डाउन करना, जो भी आपको बेस्ट, एक फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसको स्टार्ट करो, बेस्ट क्वेश्चन जो आपको आता है, और आप जैसे ही फ्लो में आओगे आपको सब कुछ चीज़ें रिकॉल हो जाती है। अभी आप पढ़ रहे हो, आपको चीज़ें सारी याद रहेगी भाई, इतने दिनों से पढ़ रहे हो, अभी ये लास्ट में पढ़ोगे आपको सारी चीज़ें रिकॉल रहेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का लोड मत लेना। एग्जाम में पेपर देख के अपन को घबराना नहीं है। हाँ, क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार्टिंग में लगता है, हर पेपर में कोई कोई ना कोई पेपर में ऐसा लगता है, अरे ये तो समझ ही नहीं आ रहा। वहाँ पे खुद को काम डाउन करना है, रिलैक्स होना है, और चीज़ें लॉजिकली सोचनी है। आप बहुत अच्छा बिल्कुल करके आओगे। ठीक है, सो दीज आर क्लियर इंस्ट्रक्शंस, आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से करोगे। मिलते हैं अपन सीए फाइनल में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।